माँ, मैं और गोरी दाना लेने बाहर जा रही हैं। आपको तो पता है हमारे जंगल में दाने की पहले से ही कमी है और ऊपर से बारिश का मौसम भी शुरू हो गया है। इसी कारण पूरे जंगल में पानी ही पानी जमा हो गया है। हमारे जंगल के खेतों में भी अब कोई दाना नहीं रहा। बस इसलिए माँ, मैं और गोरी दाना लेने दूसरे जंगल जा रहे हैं। हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है रानो बेटी, तुम्हारे साथ गोरी है इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर भी तुम दोनों अपना ध्यान रखना और शाम होने से पहले लौट आना। हाँ माँ, मैं लौट आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है। वो गोरी कवि के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। गोरी, गोरी बहन दरवाजा खोलिए। फिर गोरी कवि दरवाजा खोल देती है। चिड़िया, कहो कैसे आना हुआ? गोरी बहन, क्या आप भूल गई कि आज हमें दाना लेने दूसरे जंगल जाना था? अरे हाँ चिड़िया, मैं तो भूल ही गई थी। चलो चिड़िया, चलते हैं। फिर वो दूसरे जंगल के लिए उड़ जाती हैं। अभी उन्हें रास्ते में गए हुए थोड़ी देर ही हुई थी, तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया, ये बारिश भी बहुत होशियार है। जब हम घर पर थे तब तो नहीं आई, और जैसे ही हम बाहर आए तो ये भी शुरू हो गई है। गोरी बहन, आप ही ना, हमें कहीं पर रुकना होगा। तभी रानू चिड़िया को ऊपर से कबूतर चाचा के चाय का ढाबा नजर आता है। चलिए गोरी बहन, इस मौसम में कबूतर चाचा की गरम गरम चाय पीते हैं। वो दोनों कबूतर चाचा के ढाबे पर चली जाती हैं। कबूतर चाचा की चाय पूरे जंगल में फेमस थी, इसलिए कबूतर चाचा के ढाबे पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अरे ओ कबूतर चाचा, जल्दी से हमें चाय दो, हमें आगे भी जाना है। हाँ हाँ गोरी, अभी देता हूँ। फिर कबूतर चाचा उन दोनों को भी चाय देता है। माफ करना गोरी, चाय देने में देर हो गई है, मगर मैं क्या करूँ, दुकान पर बहुत ज्यादा ग्राहक थे और चाय देने वाला मैं अकेला ही हूँ। सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। मेरे पास इसके लिए एक उपाय है कबूतर। वो क्या गोरी? कबूतर चाचा, अब तेरी उम्र बहुत हो गई है, अब तो तुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। गोरी, तुम भी ना। कबूतर शर्मा जाता है। अरे कबूतर चाचा, आप तो शर्मा ही गए, मगर गोरी बहन बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे गोरी बहन, बातों के चक्कर में हम जिस काम के लिए बाहर आए थे वो तो भूल ही गए हैं। हाँ चिड़िया बहन, अब तो बारिश भी रुक गई है, चलो चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और गोरी कवि वहाँ से उड़ती हैं। बहुत देर उड़ने के बाद वो दूसरे जंगल पहुँच जाती हैं। वो दाने की खोज करती हैं, मगर उन्हें दाना कहीं भी नहीं मिलता। वो थकी हारी एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। चिड़िया, मुझे लगता है हमें यहाँ दाना नहीं मिलने वाला, चलो हम घर वापस चलती हैं। गोरी बहन, हिम्मत ना हारो। आपको तो पता है कि बारिशों का मौसम आ चुका है। हमें अपने घर में ढेर सारा अनाज जमा करना होगा। अब हम इतनी दूर आए हैं तो खाली पंखों वापस नहीं लौट कर जाएंगे। आप मेरे साथ चलें, हमें जरूर दाना मिलेगा। वो दोनों दाने की तलाश में उड़ ही रही थी कि बारिश फिर से शुरू हो जाती है। चिड़िया, ये बारिश फिर से शुरू हो गई, अब हमें कहीं ना कहीं रुकना होगा। गोरी बहन, वो देखिए, सामने पेड़ पर एक खाली घर है। चलिए हम उसमें जाकर रुकते हैं। नहीं नहीं चिड़िया, हम ऐसे अनजान घोंसले में भला कैसे जाएं? अगर वो घोंसला किसी शिकारी चील का हुआ तो? गोरी बहन, अगर हम ऐसी बारिश में भीगते रहे तो हम बीमार हो जाएंगे। ये भी तो हो सकता है कि वो घर हमारे जैसे किसी पक्षी का हो। फिर गोरी कवि मान जाती है और वो दोनों उस खाली घोंसले में चली जाती हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर जाती हैं तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो घोंसला किसी मामूली पक्षी का नहीं बल्कि एक शिकारी चील का था, क्योंकि वहाँ पर अंडों के छिलके और हड्डियों के कंकाल पड़े हुए थे। अरे गोरी बहन, आप बिल्कुल ठीक बोल रही थी। ये घोंसला तो सच में किसी शिकारी चील का लगता है। इससे पहले कि वो शिकारी चील यहाँ आ जाए, हमें बाहर जाना होगा। वो दोनों घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि उस घर की मालिक शिकारी चील वहाँ आ जाती है। अरे वाह वाह वाह, मैं बाहर तेज बारिश में शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, परंतु मुझे कहीं पर कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए मैं निराश होकर घर लौट आई। मगर यहाँ तो शिकार खुद मेरी राह देख रहा है।
अब मैं तुम दोनों को खाकर अपना पेट भरूंगी। अरे ओ चील, हमें पंख तो लगा कर दिखा, फिर मैं तुझे बताती हूँ। अरे काफी, तू भला मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगी। लेकिन अब मेरा प्लान बदल गया है। ऐसी ठंडी ठंडी बारिश में मैं तुम दोनों की बिरयानी बनाकर खाऊंगी। पहले मैं दुकान जाकर मिसाले तो ले आऊं। फिर शिकारी चील बाहर से दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया और गौरी का भी मदद के लिए खिड़की से चिल्लाने लगती हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। बचाओ बचाओ, कोई हमें इस घोंसले से बाहर निकालो। तभी एक कालू कौवा अनाज लेकर वहाँ से गुजर रहा था। वो गौरी कवि और रानू चिड़िया की आवाज सुन लेता है। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। फिर कालू कौवा आवाज की दिशा में उड़ता है। ये आवाज तो इसी घोंसले से आ रही है। जैसे ही कालू कौवा घर का दरवाजा खोलता है तो तभी पीछे से शिकारी चील आ जाती है। अरे काफी, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? शिकारी चील, तूने जिन पक्षियों को यहाँ कैद किया है, मैं उन्हें बचाने आया हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं उन दोनों के साथ साथ तेरी भी बिरयानी बनाकर खाऊंगी। फिर चील कालू कौवे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी कालू कौवा, रानू चिड़िया और गौरी कवि मिलकर चील पर हमला कर देती हैं। वो तीनों मिलकर चील को खूब मारती हैं, जिससे चील बेहोश हो जाती है। चलो जल्दी से मेरे घर चलो, इससे पहले कि इसे होश आ जाए। फिर गौरी कवि, रानू चिड़िया कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती हैं। माँ जी, आपका बेटा बहुत निडर है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हम दोनों की जान बचाई है। चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कालू जी सच में बहुत निडर हैं। अगर कालू जी आज सही समय पर ना आते तो हम यहाँ ना होते। अरे कालू बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। माँ जी, अब हमें जाना होगा। रुको बेटी, तुम ये अनाज ले जाओ। हमने ये अनाज बारिशों के लिए जमा करके रखा था। ये बहुत सारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। फिर वो दोनों दाना लेकर वापस अपने जंगल की तरफ उड़ जाती हैं। गौरी बहन, आज तो हम मरते मरते बच गए। हाँ चिड़िया बहन, अगर कालू जी ना होते तो हमारा क्या होता? अरे वाह गौरी, कालू से सीधा कालू जी। गौरी बहन, क्या आपको कालू पसंद है? ये सुनते ही गौरी कवि शर्मा जाती है। गौरी बहन, मैं सब समझ गई। अगले दिन गौरी कवि, रानू चिड़िया और उसकी माँ तीनों कालू कौवे के घर जाते हैं। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे की माँ को सारी बात बता देती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ चिड़िया बेटी। मेरे बेटे को भी गौरी कवि बहुत पसंद है। तो बहन, देर किस बात की? हम कोई अच्छा सा दिन देखकर गौरी और कालू बेटे की शादी कर। मम्मी चलो ना, हम कालू भैया के घर चलते हैं। क्या करूं बेटी, मैं भी कालू से मिलने आना चाहती हूँ, मगर वहाँ है ना वो कलमुही। गौरी, जब भी हमारा बेटा कुछ हमारे लिए करने जाता है, वो बीच में अपनी टांग अड़ा देती है। जब तक वो उस घर में है, मैं नहीं जाने वाली। माँ, उसे तुम गोली मारो। हम जाकर उसे इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही अपने मायके चली जाएगी और फिर हम भैया के घर में आराम करेंगे। हाँ बेटी, अगर ऐसा है तो हम अभी निकलते हैं। मैं भी अभी इस छोटे से घर में रहकर बोर हो चुकी हूँ। कालू की माँ और बहन अपना सामान उठाकर कालू के घर की ओर निकल जाती हैं। कालू जी, मुझे अपने मायके जाना है। क्या करेगी मायके जाकर? तेरी माँ तो तुझे कुछ भी नहीं देती, हर समय खाली पंखों ही लौट आती है। हाँ हाँ कालू जी, मेरी माँ को कुछ ना कहो। जैसी भी है वो मेरी माँ है। अच्छा गौरी, मुझे इस बात पर और ज्यादा बहस नहीं करनी। ठीक है, तुम अपने मायके चली जाना और मैं भी अपनी माँ से मिलने चला जाता हूँ। थोड़ी ही देर में कालू की माँ और उसकी बेटी स्वीटी वहाँ आ जाती हैं। भैया, हम आ गए। अरे माँ, स्वीटी, तुम दोनों अचानक यहाँ कैसे आ गए? क्या करूँ बेटा, तुझे तो हमारी याद नहीं आती। तुझे घर आए कई महीनों बीत गए हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम ही तेरे पास आ जाते हैं। नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद आपके पास आने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, आप दोनों यहाँ आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाँ भैया, अब हम यहाँ कुछ महीनों के लिए रहने के लिए आए हैं। क्यों गौरी भाभी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं स्वीटी, भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। कालू जी,
जरा इधर आइए, एक बार मेरी बात सुनिए। फिर गौरी कवि कालू कौवे को साथ लेकर एक साइड पे आ जाती है। क्या हुआ गौरी, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो अब क्या बात है? कालू जी, अगर तुम्हारी माँ और बहन यहाँ रहेंगी तो मैं कैसे अपनी माँ के पास जा सकती हूँ? गौरी तुम चिंता नहीं करो, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। स्वीटी और उसकी माँ दोनों की बातें चुपके से सुन रही थी। अरे मम्मी, अगर ये चली गई तो घर का सारा काम हमें करना पड़ेगा। गौरी भाभी की माँ का घर बहुत दूर है, अगर ये एक बार चली गई तो महीनों लौट कर नहीं आएगी। माँ अब तुम ही कुछ करो, हमें कैसे कर कर इसे यहाँ रोकना होगा। स्वीटी बेटी, तू देख मैं क्या करती हूँ। अरे कालू बेटा, क्या हुआ? पति पत्नी में क्या गुसर पुसर चल रही है? नहीं माँ, कोई बात नहीं। वो दरअसल गौरी अपनी माँ के पास जाना चाहती है। गौरी की माँ का घर यहाँ से दूर है, इसलिए वो महीना ही रह कर आएगी। मैंने गौरी से कह दिया है कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, घर स्वीटी और माँ जी देख लेंगी। अच्छा कालू बेटा, ऐसी बात है तो मैं और स्वीटी अभी अपने घर वापस जा रही हैं। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? और नहीं तो क्या बहू, मैं इतने दिनों के बाद यहाँ आई हूँ, सोचा यहाँ एक महीना तक रह कर जाऊंगी और आराम से अपनी बहू और बेटे से सेवा करवाऊंगी। लेकिन यहाँ आकर तो सब उल्टा ही हो गया है। अगर तू चली गई तो घर का काम कौन करेगा? अब तो मेरी उम्र हो गई है, वहाँ घर पर भी सारे काम स्वीटी ही करती थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यहाँ भी सारा काम स्वीटी को ही करना पड़ेगा। इसलिए बहू, हम दोनों यहाँ से चली जाती हैं। चल स्वीटी, चलें। माँ जी, आप बात को ऐसे क्यों खींच रही हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी। फिर कालू कौवा फल लेने बाहर चला जाता है और गौरी कवि रसोई में अपनी सासू माँ और स्वीटी के लिए खाना बनाने लगती है। देखा स्वीटी बेटी, कैसे मैंने इस गौरी की बच्ची को धो डाला है। माँ, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं, तुम सच में बहुत कमाल हो। एक दिन रानू चिड़िया कालू कौवे के घर आती है। रानू चिड़िया का कोई भाई नहीं था, इसलिए रानू चिड़िया कालू कौवे को ही अपना भाई मानती थी। कालू भैया, मेरे साथ चलें, जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आनी है, मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है। आपको तो पता है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, धूप सीधा घर में आती है। तभी कालू कौवे की माँ बोलती है, अरे वाह वाह छोटी चिड़िया, बड़ी आई मेरे कालू से काम करवाने वाली। कालू क्या तेरा सगा भाई है जो हर समय तेरे काम करता रहेगा? कालू की माँ की ये बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। माँ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? रानू का सच में कोई भाई नहीं है। माँ जी, आप उम्र में बड़ी हैं, मगर आपको ऐसे बोलना शोभा नहीं देता। अरे अरे, तुम कौन होती हो मुझे ऐसा बोलने वाली? भाग जाओ, यहाँ से चली जाओ। फिर रानू चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है। माँ जी, रसोई में मैंने खाना बना दिया है, आप दोनों भी आकर खाना खा लीजिए। कालू को आ जाने में देर हो जाएगी, मुझे भी दाना लेने बाहर जाना है। हाँ हाँ चलो भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे स्वीटी बेटी, बस कर जा, तेरा पेट है या कुआं? अभी तो तूने फल खाए हैं। मेरे पास एक प्लान है, बस तू देखती जा। बहू, अभी हमें भूख नहीं है, तो खाना खाकर दाना लेने चली जा, हम बाद में खा लेंगे। ठीक है माँ जी। फिर गौरी कवि अपने हिस्से का खाना खाकर दाना लेने बाहर चली जाती है। गौरी के जाते ही स्वीटी और उसकी माँ जो खाना बना हुआ था वो सारा खा जाती हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी घर लौट आता है। अरे माँ, गौरी कहाँ है? स्वीटी और उसकी माँ कालू को गौरी के खिलाफ भड़का देती हैं। भैया, भाभी सारा खाना अकेले खा गई हैं और अपनी दोस्तों के पास गई हैं और हमसे भोजन का पूछा तक नहीं। दोनों की बातें सुनकर कालू को बहुत गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर बाद गौरी कवि दाना लेकर घर आ जाती है। माँ जी, स्वीटी, क्या आप दोनों ने खाना खा लिया है? कैसे खाएंगी गौरी, जब रसोई में कोई खाना बचा ही ना हो? क्या मतलब कालू जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो ढेर सारा खाना बनाकर दाना लेने गई थी। कालू कौवा गौरी की एक बात नहीं सुनता और सच्चाई को जाने बिना ही वो गौरी कवि को बहुत डांटता है। गौरी कवि रोते रोते घर से बाहर चली जाती है। वो रानू चिड़िया, मिठू तोते और कबूतर के पास जाती है। गौरी बहन, आप तो अभी दाना लेकर घर गई थी, क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई?
चिड़िया के ऐसा कहते ही गौरी कभी जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे गौरी, क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? फिर गौरी कभी सारी बात उन तीनों को बता देती है। गौरी बहन, तुम रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चिड़िया बहन, हमें उन माँ बेटी को सबक सिखाना ही होगा। मगर कबूतर भैया, तुम उसे कैसे सबक सिखाने वाले हो? पक्षियों, आज हम सब अपने अपने घरों को जाते हैं। कल सब आप मुझे गौरी के घर पर मिलना। हम गौरी को साथ लेकर मीठे फल लेने बाहर जाएंगे। फिर कबूतर सभी को सारा प्लान समझा देता है। फिर दूसरे दिन कबूतर, रानो चिड़िया और मिठू तोता गौरी कवि के घर जाते हैं। गौरी बहन, चलो आज हमें मीठे फल लाने बाहर जाना है। मम्मी, मुझे भी मीठे फल खाने हैं। गौरी, तुम आते हुए स्वीटी और माँ जी के लिए भी फल लेती आना। अरे कालू भैया, फल बहुत बड़े हैं, वो एक बार में एक फल ही ला सकती है। स्वीटी और माँ जी, अगर आप दोनों चाहें तो हमारे साथ चल सकती हैं। वो दोनों फल खाने के लिए चिड़िया की बात मान लेती। फिर वो सब जंगल में निकल जाते हैं। जैसे ही वो सब एक बलों के बाग के पास आते हैं तो रानो चिड़िया उन्हें एक टूटे हुए घोंसले में ले जाती है। माँ जी, आप और स्वीटी यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम करो। हमारे होते हुए आप क्यों तकलीफ उठाती हैं? नहीं नहीं चिड़िया, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। न जाने ये घोंसला किसका है, अगर किसी शिकारी पक्षी का हुआ तो क्या होगा हमारा। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये घोंसला हमने ही बनाया है। जब भी हम यहाँ से फल लेने आते हैं तो हम यहीं रुकते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी चिड़िया की बात मान लेती हैं। फिर रानो चिड़िया, कबूतर, मिठू तोता और गौरी का भी उन्हें घोंसले में छोड़कर बाहर आ जाते हैं। चील दी, आप बहुत अच्छी हो जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गई हो। अब आप वैसा ही करना जैसा हमने आपको बताया है। चिड़िया, तुम चिंता नहीं करो, मैं उन्हें ऐसा डराऊंगी कि वो इस जंगल में कभी दोबारा लौट कर नहीं आएंगी। फिर चील उस घोंसले में चली जाती है। अरे मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, मैंने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। शिकारी चील को देखते ही वो दोनों माँ बेटी डर के मारे कांपने लगती है। आज तो मैं तुम दोनों की कव्वा बिरयानी बनाकर खाऊंगी। वो दोनों माँ बेटी बहुत डर जाती हैं और खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग जाती हैं। वो दोनों आगे आगे उड़ रही थीं और चील उनके पीछे पीछे। मैं कालू के घर को जानती हूँ, मैं तुम्हें वहीं देख लूंगी। वो दोनों माँ बेटी जल्दी से कालू के घर जाती हैं। अरे स्वीटी बेटी, इससे पहले कि वो शिकारी चील यहाँ आ जाए, हम सामान लेकर यहाँ से भाग जाती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी अपना बैग लेकर वहाँ से भाग जाती हैं। फिर गौरी कवि अपने सभी दोस्तों का धन्यवाद करती है और कालू कवि को सारी सच्चाई बता देती है। तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया, देखो मेरे अंडे टूटने वाले हैं। अगर मेरे अंडों को कुछ हुआ तो इसका पूरा दोष तुम्हारा होगा। अरे गौरी कवि, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने तुम्हारे घोंसले को पंख तक नहीं लगाया, ये किसी तूफान का असर है। तूफान का असर? तूफान के बाद ही तो मैंने अपना घोंसला ठीक किया था, उसके बाद ये कैसे टूटा? मैं जानती हूँ ये तुमने किया है, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरे घोंसले को तोड़ा है। गौरी, मैंने कहा ना कि मैंने ऐसा नहीं किया। क्या तुमने किसी और से पूछा है? हो सकता है किसी और पक्षी ने तोड़ा हो। किसी और ने नहीं, ये तुमने ही किया है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। चलो इस मामले को चील महारानी के पास लेकर चलते हैं। दोनों पक्षी गुस्से में चील महारानी के पास जाते हैं। महारानी, हमें न्याय चाहिए। कबूतर ने मेरा घोंसला तोड़ दिया है, अब मेरे अंडे खतरे में हैं। महारानी, ये सरासर झूठ है। मैंने गौरी कवि का घोंसला नहीं तोड़ा। मैं तो उसके घोंसले के पास भी नहीं गया। ये मुझ पर लगाया गया झूठा इल्जाम है। वही झगड़ा, घोंसले और अंडे। हर रोज मैं ये फैसले कर कर के थक गई हूँ। क्या मैं इन छोटे छोटे मामलों में उलझी रहूंगी? जंगल में सब जानते हैं मेरा सलाहकार कालू कौवा बुद्धिमान है, वो हर समस्या का हल जानता है। तुम दोनों उसके पास जाओ, जो भी वो फैसला करेगा वही अंतिम होगा। गौरी कवि और कबूतर कौवे के पास जाते हैं। सलाहकार कौवे जी, हमें महारानी चील ने भेजा है। जंगल का हर मामला मेरे पास ही क्यों आता है? अच्छा चलो बताओ क्या हुआ है। ये काली कवि मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने इसका घोंसला तोड़ा है, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सलाहकार जी, ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे अपने घोंसले के पास देखा है। भला आप बताएं और कौन होगा जो मेरा घोंसला तोड़ने की हिम्मत करेगा?
गौरी की बात ठीक है, घोंसला अचानक नहीं टूट सकता। कबूतर, अगर तू निर्दोष है तो क्या तेरे पास अपनी सफाई के लिए कोई सबूत है? सबूत? मैं तो अकेला रहता हूँ, मैं कैसे साबित करूँ कि मैंने ये सब नहीं किया? अगर सबूत नहीं है तो मुझे कवि की बात को सच मानना होगा। तुम्हें कवि का घोंसला फिर से बनाना होगा, यही मेरा फैसला है। कालू जी, ये कैसा न्याय है? आपने बस एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे को सुना तक नहीं और फैसला कर दिया। क्या ये सही है? मेरी बुद्धिमानी पर सवाल मत उठाओ, मेरा ये फैसला अंतिम है और जाओ यहाँ से। फिर कबूतर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और गौरी का भी गर्व से उड़ जाती है। कबूतर अपने घर पे बैठा रो रहा था। तभी हरियाली तोती और पिंकी चिड़िया कबूतर के पास आती हैं। कबूतर, हमें पता चला है कि सलाहकार कालू ने तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया है। ये तो सरासर गलत है, हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। हाँ कबूतर, हम ये फैसला महारानी चील के पास लेकर जाएंगे। कव्वे ने घमंड में आकर गलत फैसला सुनाया है। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो शायद मुझे न्याय मिल सके। फिर वो तीनों चील महारानी के पास जाते हैं। चील महारानी, हमें आपसे न्याय चाहिए। सलाहकार कव्वे ने कबूतर को गलत फैसला सुनाया है। ये जंगल में अन्याय का सबसे बड़ा कारण बनेगा। महारानी, सलाहकार ने कवि की बात सुनी जबकि कबूतर को नजरअंदाज कर दिया। क्या ये हमारे जंगल का न्याय है? पिंकी चिड़िया और हरियाली तोती, मैंने ये जिम्मेदारी कालू कव्वे को दी हुई है। अगर ये फैसला गलत भी हुआ तो ये उसकी जिम्मेदारी है, ना कि मेरी। अब जाओ यहाँ से। महारानी, मैं निर्दोष हूँ, मेरी बात तो सुने। मैंने कह दिया ना कि कालू का फैसला ही अंतिम है तो अंतिम है। चलो जाओ यहाँ से अब। फिर वो तीनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे सोच रहे थे। तभी रानो चिड़िया वहाँ आती है। तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? रानो, कव्वे ने कबूतर के खिलाफ गलत फैसला दिया है और महारानी हमारी बात तक नहीं सुन रही। अब हम क्या करें? चिड़िया, तुम हमेशा होशियार रही हो, क्या तुम हमें इस अन्याय से निकाल सकती हो? अगर कालू कव्वा गलत फैसला दे सकता है तो लगता है सच्चाई कहीं छुपी हुई है। हमें खुद इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी। कबूतर भैया, आप चिंता न करें, मैं खुद इस सच्चाई का पता लगा लूंगी। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के घोंसले के पास जाती है। गौरी कवि रानो चिड़िया को देखकर चौकन्नी हो जाती है। गौरी बहन, मुझे आपके घोंसले की जांच करनी है, ये पता लगाने के लिए कि इसे किसने नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? ये घोंसला मेरा है और मैं किसी को पंख नहीं लगाने दूंगी। गौरी बहन, अगर आप सच्ची हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस सच्चाई का पता लगाना चाहती हूँ। ठीक है चिड़िया, मगर जल्दी करो, मुझे अपने घोंसले की सुरक्षा करनी है। फिर रानो चिड़िया मिठू तोते और बुलबुल को साथ लेती है और घोंसले की जांच शुरू करती है। रानो चिड़िया देखती है कि घोंसले के पास एक टूटी हुई डाली और पंजों के निशान हैं। ये तो अजीब है, घोंसला किसी तूफान से नहीं टूटा। ये निशान तो किसी बड़ी पक्षी के लगते हैं। हाँ चिड़िया, कबूतर से इतनी बड़ी डाली नहीं टूट सकती। हाँ चिड़िया, और ये पंजों के निशान भी किसी बड़े पक्षी के हैं। लेकिन ये सब कौन कर सकता है? हमें और जानकारी चाहिए। फिर रानो चिड़िया और मिठू तोता पंजों के पीछे पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। अचानक एक बड़ा बाज वहाँ से उड़ता है। वो मरे हुए चूहे को वहाँ से लेकर जा रहा था। हाँ, ये बाज ही हो सकता है जो हमेशा पक्षियों के घोंसले उजाड़ता है। शायद इसी ने ही कवि का घोंसला तोड़ा है। रानो, अगर ऐसा ही है तो हमें इसे पकड़कर सच्चाई साबित करना होगी। नहीं तोते भैया, हम ये खतरा नहीं उठा सकते। अब हमें पता चल गया है, हमें जाकर कव्वे को बताना होगा। फिर वो सब पक्षी कव्वे के पास आते हैं। सलाहकार कव्वे, मैंने पता लगा लिया है। गौरी कवि का घोंसला कबूतर ने नहीं बल्कि एक बाज ने तोड़ा है। उसके पंजों के निशान और उसकी हरकतें इस बात को साबित करती हैं। तुम ये कैसे साबित कर सकती हो? मैं तो पहले ही फैसला कर चुका हूँ। कव्वे, बुलबुल और मिठू तोते ने भी उन निशान को देखा है। अगर आप खुद जाकर देखेंगे तो आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। हाँ, ये निशान कबूतर के नहीं बल्कि बाज के हैं। हमने उसे पास के पेड़ों पर देखा भी है। क्या आप अब भी कबूतर की बात नहीं मानेंगे? कालू कव्वे का घमंड टूट जाता है। वो सब चील महारानी के पास जाते हैं। महारानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सच्चाई जाने बिना ही कवि के पक्ष में फैसला दे दिया। रानो चिड़िया ने जांच की और सही फैसला लेकर आई। कव्वे,
तुमने अपनी गलती मानी, ये बहुत अच्छा है। मगर एक न्यायाधीश के लिए जरूरी है कि वो हर पहलू पर ध्यान दे। मैं रानो चिड़िया की बहादुरी पर बहुत खुश हूँ। रानो, आज से तुम हमारे जंगल की नई सलाहकार बनोगी। मिठू तोता और कबूतर नदी पर बैठे दाना खा रहे थे। वहीं दूर बैठी गोरिका भी उन दोनों को देखकर चल रही थी। बहुत समय हो गया, इन दोनों में कोई लड़ाई नहीं हुई। आज तो मन कर रहा है कोई बड़ा फसाद हो जंगल में, फिर ही रात को मुझे चैन की नींद आएगी। ऐसा क्या करूं मैं? कालू भी दूसरे जंगल गया हुआ है अपने मामा से मिलने। अगर वो होता तो कोई ना कोई उपाय मुझे बता देता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्यों ना मैं ऐसा करूं, इन सभी पक्षियों में लड़ाई करवाऊं। हाय हाय, कितना मजा आएगा जब ये सब पक्षी लड़ेंगे। शाम होते ही गोरिका भी कबूतर के पास जाती है। आओ आओ गोरी, क्या करने आई हो? कबूतर, मैं तो ये देखने आई थी कि तुम्हारी आंखें कितनी बुरी लगती हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो कुछ भी नहीं कहना चाहती। वो तोता है ना, वो तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें कर रहा था। गोरी, क्या बातें कर रहा है मिठू? छोड़ो कबूतर, ऐसे ही तुम्हारा मन बुरा होगा। गोरी, मुझे बताओ वो मिठू क्या कह रहा था? अच्छा कबूतर भैया, आप इतना कह ही रहे हैं तो बता ही देती हूँ। वो कह रहा था कि कबूतर बहुत गंदी शक्ल का है, जब भी मेरे सामने आता है तो मेरा दिल करता है मैं उसे मार दूं। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर मैं आपको नहीं बता सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मन और बुरा हो। उस मिठू की इतनी हिम्मत कि मेरे बारे में ऐसा कहे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं कबूतर, मैं तुम्हें मिठू के पास नहीं जाने दूंगी। उसका परिवार बहुत बड़ा है, मैं नहीं चाहती कि वो अपने परिवार के साथ मिलकर तुम्हें मारे। मैं ही जाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि वो इतने सुंदर कबूतर के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। हाँ हाँ गोरी, जाओ और उसे समझा दो, वरना मैं उसे आज छोड़ूंगा नहीं। मन ही मन में गोरिका भी बहुत खुश हो रही थी कि उसने आग इधर अच्छे से लगा दी है। फिर वो मिठू तोते के पास जाती है। मिठू, मैं तुम्हें कबूतर का संदेश देने आई हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या संदेश भेजा है कबूतर ने? वो कह रहा है कि उस गंदी मोटी चोंच वाले से कह कर आओ कि कभी मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। मैं जब भी उसे देखता हूँ तो सारी रात मुझे नींद नहीं आती। क्या कबूतर ने ऐसा कहा? हाँ मिठू भैया, वो कबूतर तो तुम्हें और भी बहुत बुरा भला कह रहा था। अब क्या क्या बताऊँ मैं तुम्हें। मैंने भी उसे कह दिया कि अगर एक और शब्द बोला मेरे मिठू भैया के बारे में तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो तो कालू नहीं है जंगल में, वरना मैं और कालू मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाते। गोरिका भी ने यहाँ भी अपना काम कर दिया था। मिठू तोता भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर कबूतर सीधा मिठू तोते के पास जाता है। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, क्या बदमाशी दिखा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक आ गए। अच्छा हुआ आ गए, अब बचकर नहीं जा पाओगे। गोरिका भी जो थोड़ी दूर छुपकर बैठी हुई थी, वो ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। कबूतर और मिठू तोता आपस में लड़ने लगते हैं। वो एक दूसरे को चोंचे मार रहे थे। वो दोनों लड़ाई खत्म नहीं कर रहे थे। उन दोनों का शोर सुनकर रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। क्या हुआ? आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो। फिर आज क्या हुआ? चिड़िया, ये कबूतर दोस्ती के लायक नहीं है। अच्छा, तो तुम बहुत हो लायक। चिड़िया बहन, मुझे बताओ, क्या मैं गंदी शक्ल का हूँ? नहीं कबूतर भैया, आप तो बहुत सुंदर हो। चिड़िया, ये तोता सारे जंगल में मेरे खिलाफ बातें कर रहा है कि मैं बहुत बुरी शक्ल का हूँ, मेरी आंखें गंदी हैं। चिड़िया, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि यही मुझे बुरा कह रहा है पूरे जंगल में। कबूतर भैया, क्या आपके सामने मिठू ने किसी को बुरा भला कहा है? नहीं चिड़िया। मिठू भैया, क्या आपके सामने कबूतर ने किसी को कहा है? नहीं। तो फिर आप दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? ऐसे ही किसी की बातों में आकर ऐसे आपको नहीं लड़ना चाहिए। जब तक आप अपने कानों से ना सुन ले, आपको किसी की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम भी ऐसे सोचे समझे बगैर ही लड़ने लग गए। हमें पहले सोचना चाहिए था।
ऐसे उन दोनों की लड़ाई खत्म हो जाती है। गौरी कावी जो बैठी ये सब कुछ देख रही थी वो बहुत नाराज हो जाती है। अभी तो मजा आ रहा था, ये रानू की बच्ची न जाने कहां से आ टपकी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी गौरी कहते हैं, मैं अपना मजा जरूर पूरा करूंगी। फिर गौरी कावी अपने घर चली जाती है। वो रात को सोचती है कि वो अब ऐसा क्या करे कि जंगल के पक्षियों में लड़ाई शुरू हो जाए। फिर गौरी कावी को एक आइडिया आता है और वो सो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। इन दिनों जंगल में दाने की बहुत कमी थी। गौरी कावी जंगल से थोड़ी दूर गुफा में दाना रखाती है और आकर जंगल के पक्षियों को इकट्ठा करती है। पक्षियों, तुम सब तो जानते हो कि जंगल में दाने की कितनी कमी है। मैं भी सारा दिन दाना ढूंढती रही, पता है फिर मैं जंगल से बाहर गुफा में गई, वहाँ मुझे ढेर सारा दाना मिला। वहाँ पर अभी भी थोड़ा दाना बचा है। मैंने सोचा कि आप में से भी किसी का भला हो जाएगा। अगर आप में से कोई चाहे तो वो दाना ला सकता है। गौरी की बात सुनकर सभी पक्षियों में दाना लेने की इच्छा हुई। वो सब एक दूसरे के पीछे भागते हैं। रास्ते में रानू चिड़िया बैठी हुई थी। जब वो उन्हें देखती है तो कहती है, ये सब पक्षी कहाँ जा रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे इनकी रेस लगी हुई हो। मुझे इनके पीछे जाकर देखना चाहिए, आखिर ये सब कहाँ जा रहे हैं। फिर रानू चिड़िया उनके पीछे चली जाती है। सभी पक्षी जाते ही वहाँ लड़ना शुरू कर देते हैं। मैं सबसे पहले आया हूँ इसलिए ये दाना मेरा है। अरे मिठू, क्या मेरा मेरा लगा रखा है? ये दाना मेरा है, मैं तुम सबसे बड़ा हूँ। गौरी कावी थोड़ी दूर बैठी ये सब कुछ देख रही थी। गौरी कावी तो उनको देखकर बहुत खुश हो रही थी। अरे वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। अब लगा है न तीर निशाने पर। यहाँ तो रानू चिड़िया भी नहीं आ सकती इनकी लड़ाई खत्म कराने के लिए। रानू चिड़िया गौरी कावी के पीछे बैठी ये सब कुछ सुन रही थी। गौरी, तुमको शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ करते हुए। भला तुम्हें मिलता क्या है ये सब कुछ करके? मुझे शांति मिलती है। आओ आओ चिड़िया, देखो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। गौरी, मैं इतनी जालिम नहीं हो सकती। ये लड़ाई तुमने डलवाई है इन पक्षियों में। अगर ये वैसे भी लड़ते तो मैं तुम्हारी तरह बैठकर तमाशा नहीं देखती, बल्कि इनकी लड़ाई खत्म कराती। तुम्हारा क्या मतलब है कि ये लड़ाई मैंने डलवाई है? गौरी, मुझे सब पता चल गया है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अब मेरी बात भी गौर से सुन लो। दिल को शांति लड़ाई डलवा कर नहीं होती। असल शांति तो प्यार मोहब्बत बढ़ाने से होती है। लेकिन तुम ये बातें कभी नहीं समझोगी। अब तुम जाओ यहाँ से। फिर रानू चिड़िया गुफा के अंदर चली जाती है। आप सब क्यों लड़ रहे हो? अच्छा हुआ चिड़िया तुम आ गई, अब असल न्याय तुम ही करोगी। तुम ही बताओ ये दाना किसका है? चिड़िया, कबूतर को अब तुम ही समझाओ कि ये दाना मेरा है। आप सब खामोश हो जाएं। आप मुझे ये बताएं, आपको यहाँ भेजा किसने है? हमें दाने के बारे में गौरी कवि ने बताया था। गौरी ने आप सबको बेवकूफ बनाया और आप बन गए। चिड़िया, क्या मतलब? आप सब तो गौरी कवि को जानते हैं, वो कितनी बड़ी फसादन है। उसने गुफा में दाना खुद ही रखा है ताकि वो आप सब में लड़ाई करवा सके और वो आपकी लड़ाई डलवा कर मजा ले सके। जितनी देर आप सब ने लड़ने में लगाई है इतनी देर में तो आप सब दाना ढूंढ सकते थे। सभी पक्षी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे कि कैसे उन्होंने इतने से दाने के लिए लड़ाई की। रानू चिड़िया का जादुई आईना। बहुत भूख लगी है, 3 दिन हो गए कुछ भी नहीं खाया। अगर मुझे दाना ना मिला मैं तो मर जाऊंगी। तभी गौरी कवि की नजर दूर बैठे मिठू तोते पर पड़ती है जो एक अमरूद खा रहा था। अरे वाह वाह, मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ और ये मिठू बैठा अमरूद खा रहा है। इससे छीन ही लेती हूँ, देखा जाएगा जो भी होगा। गौरी कवि तेजी से उड़ती है और मिठू का अमरूद छीनकर वहाँ से भाग जाती है। गंदी काली दुष्ट कवि, तुमने मेरा अमरूद क्यों छीन लिया? मैं पहले ही बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ। जंगल में बरसात हुए काफी समय गुजर गया था। हर तरफ सूखा चल रहा था। ऐसे में पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी। अब तो दाना कहीं से भी ना मिलता था। सभी पक्षियों का भूख से बुरा हाल था। रानू चिड़िया भी अपने घर में बैठी बहुत परेशान थी। उसके पास बस 2 ही चने के दाने बचे हुए थे।
वो दाना खाने ही लगती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन कौन है बाहर? बेटी, मैं हूँ एक यात्री पक्षी। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरी मदद करो बेटी। मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। रानू चिड़िया के पास 2 ही दाने थे, मगर वो अपना दिल बड़ा करती है और उस यात्री पक्षी को वो दाने दे देती है। माँ जी, मेरे पास बस यही 2 दाने ही बचे हुए थे, जो था मैंने आपको दे दिया। माँ जी, हमारे जंगल में सूखा चल रहा है, जंगल के सभी पक्षी भूखे हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जो तुमने अपना भोजन मुझे दे दिया। तुम जैसे पक्षी कभी नाकाम नहीं होते, हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। बेटी, अगर कोई शक्ति मिले तो उससे दूसरों की मदद करना, कभी उससे नाजायज फायदा न उठाना। ऐसा कहते हुए वो पक्षी अचानक से गायब हो जाता है। ये यात्री पक्षी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। और वो कौन सी शक्ति? हूँ, ये जादुई शीशा तुम ले जाओ, मैं तो सारी रात सो नहीं पाई। फिर रानू चिड़िया अपना जादुई शीशा लेकर अपने घर चली जाती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है, ये सिर्फ तफरीही मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का हकीकी वाक़यात और लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है और सिर्फ तफरीह और तालीमी मकासद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में दिखाई गई तमाम वाक़यात, किरदार और कहानियाँ मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। इनका हकीकी वाक़यात या लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। इस वीडियो का मकसद बच्चों को हिफाजत और फैसला साजी करने से आगाह करना है। बराह करम इसे गलत तनाज़ुर में ना लें।